हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार लेक्चरर डाइट पीलीभीत आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेस की इस श्रृंखला में आज हम बात करते हैं स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय शिक्षा के विषय में। हम जानते हैं कि सुदूर अतीत से ही भारत के पश्चिमी देशों से व्यापारिक संबंध थे और हिंदू राजाओं के साथ साथ मुस्लिम राजाओं के समय में भी ये देखा गया कि उस समय वस्त्र, रत्न, विलासिता की चीज़ें, इन सब को बहुत प्रोत्साहन दिया गया और पश्चिमी देशों के साथ इनका व्यापार किया गया। पश्चिमी देशों में व्यापार करने के लिए 3 प्रमुख केंद्र हुआ करते थे: टायर, सिकंदरिया और कुस्तुनतुनिया। इन तीनों केंद्रों से भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। इन केंद्रों से भारतीय वस्तुएं उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रदेशों से होती हुई प्राचीन स्थल मार्गों से जाती थी। आयात और निर्यात की इन पदार्थों का क्रय विक्रय करके यूरोप के व्यापारी धनवान बन गए। 15वीं शताब्दी में तुर्कों की दक्षिणी पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पूर्वी यूरोप की विजय के कारण भारत और यूरोप के मध्य इस प्राचीन जो स्थल मार्ग थे वो अवरुद्ध हो गए। इन स्थल मार्गों के अवरुद्ध होने के कारण जो व्यापार था वो कट गया और जो दोनों पश्चिमी देशों के साथ जो भारत और अन्य एशियाई देशों का जो व्यापार हुआ करता था वो व्यापार अब बंद हो गया, क्योंकि बीच में तुर्कों के आक्रमण का तुर्कों का आधिपत्य हो गया और इस प्रकार से यूरोप और भारत दोनों की आर्थिक क्षति होने लगी। इस आर्थिक क्षति को दूर करने के लिए यूरोप के शासकों ने अपने यहाँ के साहसी नाविकों को अन्य देशों की खोज के लिए भेजा, जहाँ पर वो व्यापार कर सके, जिन देशों के साथ व्यापार करके वो आर्थिक रूप से उन्नत हो सके। और इसी तमाम खोज करने के क्रम में वहाँ के यूरोपीय देशों के तमाम नाविक अन्य देशों की खोज के लिए निकल पड़े और इसी खोज करने के लिए 27 मई 1498 को एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम वास्को डी गामा था, वो भारत के पूर्वी तट पर पहुंचा और इसी पूर्वी तट पर कालीकट नामक स्थान पर उसने अपना लंगर डाला। भारत की खोज वो अपने देश से सोचकर नहीं आया था कि हम भारत की खोज करेंगे, वो अपितु अमेरिका की खोज करने के लिए निकला था। जैसा कि कुछ जानकारी उसे थी कि अमेरिका एक देश है जो बहुत उन्नत है और जिसके साथ व्यापार करके हम अपने देश की उन्नति कर सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ता गया और अचानक ही भारत देश पहुंच गया और यहाँ आकर उसने यहाँ का वैभव देखा, यहाँ के राजाओं का जीवन देखा, यहाँ की प्रजा की जीवन देखा, तो वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने यहाँ से व्यापार करने का सोचा। और इस प्रकार व्यापार करने के लिए पूर्व में वो सबसे पहले मसालों का व्यापार किया करता था, जहाँ से मुख्य रूप से वो यहाँ से काली मिर्च को यूरोप लेकर जाता था। एक बार के व्यापार में वह लगभग 16 गुना से अधिक का मुनाफा कमाया करता था। आरंभ में उसकी रुचि व्यापार में थी। जब उसने यूरोप में इस तरह से जाके व्यापार किया तो अन्य यूरोपीय व्यापारी भी धीरे धीरे भारत आने लगे, क्योंकि यहाँ से व्यापार करने पर वो बहुत अधिक मुनाफा कमाते थे। प्रारंभ में जो उनकी सोच थी वो केवल व्यापार करने तक और आर्थिक रूप से लाभ कमाने तक ही सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की राजनीतिक जो सीमा रेखा थी उसमें भी अपना हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया और जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां थी उसमें वह पूर्णतः हस्तक्षेप करने लगे। उन्होंने जब कोई भी कहते हैं कि अगर किसी भी देश को या किसी भी समाज को बदलना हो तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसकी शिक्षा व्यवस्था को बदलना। और इसी क्रम में यूरोप के मिशनरीज भारत में उन व्यापारियों के साथ आए और यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैसे जैसे वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ की राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू किया, वैसे वैसे उन्होंने देखा कि चूंकि वो संख्या बल में बहुत कम थे और उस संख्या बल में कमी को दूर करने के लिए उन्हें यहाँ के भारतीय लोगों की ज़रूरत थी और ये आवश्यक था कि वो भारतीयों की भाषा को समझ सकें और तमाम ऐसे भारतीय हों जो उनकी भाषा को समझ सकें और उनको सहायता दे सकें। यूरोप के व्यापारियों के भारत आगमन के कुछ समय के उपरांत वहाँ के ईसाई मिशनरियों ने इस देश में प्रवेश किया। मिशनरियों का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारतवासियों को अपने धर्म का अनुयायी बनाना था, न कि यूरोपीय ढंग की शिक्षा संस्थाओं का शिलान्यास करना। यानी कि जो प्रारंभ में यूरोपीय मिशनरीज यहाँ पर आए, उनका जो मेन लक्ष्य था, जो मुख्य लक्ष्य था, वो ये था कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, ना कि ये कि वो यहाँ पर इस तरह की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करें जो
यूरोपीय शिक्षा प्रदान करती हों। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने देखा कि डच, डेन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज सब धीरे धीरे भारत आए और वर्चस्व की लड़ाई लड़ने लगे और एक दूसरे से वर्चस्व के क्रम में उन्होंने अपने अपने मिशनरीज को यहाँ पर भेजना प्रारंभ किया। और मिशनरीज जब भारत में आए तो उन्होंने बहुत सारे मिशनरीज विद्यालयों की स्थापना की, जहाँ मिशनरीज विद्यालयों में यूरोप की पद्धति से पढ़ाई करवाई जाती थी। इन मिशनरीज पद्धति वाले विद्यालयों की मुख्य विशेषताएं थीं जो निम्नवत हैं। जैसे कक्षा शिक्षण प्रणाली, जिसे क्लासरूम टीचिंग कहते हैं, शुरू करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। यहाँ पर नवीन आधुनिक तत्समय की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर रविवार को अवकाश रहता था, जैसा कि आज भी आपने देखा, आपकी कक्षाओं में भी रहता है। सभी को इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य होता था, क्योंकि वो उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर इंग्लिश भाषा के जानकारों को पैदा करना था, इसलिए इंग्लिश पढ़ाना आवश्यक था। ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी, जो कि मिशनरियों का मुख्य कार्य था। परीक्षाएं होती थीं तथा लिखित परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों को कक्षा की उन्नति दी जाती थी। समय निश्चित था, यानी कि पर डे एक निश्चित टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस चला करती थी और पुस्तक व लेखन सामग्री निःशुल्क दी जाती थी। कंपनी के कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने के लिए बहुत से धर्मार्थ विद्यालयों की स्थापना की गई। कंपनी के कर्मचारी जो कि यूरोपीय देशों से आए थे और जो भारतीय भर्ती किए गए थे, उनकी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए धर्मार्थ विद्यालयों की स्थापना की गई थी। इससे दो काम होते थे, एक तो धर्म की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, दूसरी इंग्लिश शिक्षा दी जाती थी ताकि बच्चे इंग्लिश भाषा को समझ सकें। सन 1781 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की सर्वप्रथम स्थापना की। सन 1781 में ही जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। सन 1800 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। अब इन सब जो संस्थान थे, इनकी स्थापना का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य अपने शासन व्यवस्था में अपने जिस तरह की उन्होंने शासन पद्धति यहाँ भविष्य के लिए सोच रखी थी, उसमें सहायकों को तैयार करना था। कोलकाता मदरसा की स्थापना का उद्देश्य इस्लाम धर्म व मुस्लिम धर्म की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए सलाहकार तैयार करना था। बनारस संस्कृत कॉलेज द्वारा मनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानून की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए विशेषज्ञ हिंदू सलाहकार करना था। यानी कि जो बनारस संस्कृत कॉलेज था, वह हिंदू धर्म की शिक्षा देकर अंग्रेज जो न्यायाधीश हुआ करते थे, उनके लिए हिंदू सलाहकार तैयार करने के लिए काम किया जाता था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं, हिंदू और मुस्लिम कानूनों की शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। अब जो मिशनरीज भारत में आई थी, उन मिशनरीज ने यहाँ पर आकर तमाम ऐसे कार्य किए जिससे भारत में विरोध की लहर दौड़ पड़ी। जैसे कि सर्वप्रथम बंगाल में 3 ईसाई मिशनरीज आए थे, जिनका नाम था कैरे, बार्ड और मॉर्समैन। कैरे, बार्ड और मॉर्समैन जो कि बंगाल में आए थे और इन्होंने यहाँ पर आकर अपनी धार्मिक शिक्षा देना प्रारंभ किया। ये तीनों मिशनरी जो थे वो श्रीरामपुर त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाते थे। श्रीरामपुर एक बंगाल में स्थान है। इन्होंने सन 1808 में हिंदू और मुसलमानों के नाम से एक एड्रेस किया, एक नामक ऐसी पत्रिका निकाली, एड्रेसेस टू हिंदू एंड मुस्लिम्स। उसमें उन्होंने मोहम्मद साहब को झूठा पैगंबर और हिंदू धर्म को अज्ञान, आडंबर और मिथ्या विश्वास से परिपूर्ण बताया था। इस आक्षेप से हिंदू और मुसलमानों में क्रोधाग्नि भड़क उठी। उनको शांत करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने तीनों पादरियों को बंदी करवा दिया और मिशनरियों के धर्म प्रचार के कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की धर्म विरोधी नीति से मिशनरियों को अत्यधिक असंतोष हुआ, क्योंकि मिशनरीज ये चाहते थे कि वो स्वतंत्र होकर कार्य करें। लेकिन जब भारत में इस तरह की विरोध की भावना दौड़ रही थी, भारतीयों में इन मिशनरियों के खिलाफ जो है विरोध का स्वर पैदा हो रहा था, तो इसको देखते हुए जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने तत्समय की जो परिस्थितियाँ थी उनको ध्यान में रखकर इन मिशनरियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके विरोध में इन मिशनरियों ने ब्रिटेन में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें निवेदन किया कि हमको भारत में अपनी तरह से धर्म प्रचार प्रसार करने की छूट दी जाए। अब यहाँ पर एक मुख्य व्यक्ति जो हमारे सामने आता है, जिसका नाम है चार्ल्स ग्रांट। अब चार्ल्स ग्रांट ने क्या किया था, इसके बारे में जानते हैं।
चार्ल्स ग्रांट अनेक वर्षों तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के रूप में भारत में कार्य कर चुका था। अपने पद से अवकाश प्राप्त करके वह इंग्लैंड लौट गया। चार्ल्स ने कहा था कि हिंदुस्तानी इसलिए गलती करते हैं क्योंकि उसमें उनमें अज्ञानता है और उनको उनकी गलतियां उचित प्रकार से बताई नहीं गई। चार्ल्स ग्रांट ने अज्ञानता का निवारण करने के लिए पंचमुखी योजना प्रस्तुत की, जिसके निम्न बिंदु हैं। जैसे भारत में एक तो अधिक से अधिक विद्यालयों की स्थापना की जाए ताकि उनमें अज्ञानता की कमी हो, अज्ञानता दूर हो। विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही शिक्षा दी जाए। विद्यालय में अंग्रेजी भाषा और साहित्य की निःशुल्क शिक्षा दी जाए, क्योंकि वो भारतीयों को अपने पश्चिम के अंग्रेजी ज्ञान, अंग्रेजी साहित्य की ओर आकर्षित करना चाहते थे। पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान का प्रसार किया जाए और ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। चार्ल्स की धारणा थी कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भारतीयों की विचारधारा में परिवर्तन हो जाएगा और वह ईसाई धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। उसका ऐसा मानना था कि जब भारतीय अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी ये सब पढ़ेंगे तो वो क्या है, अपने आप को, अपनी मानसिकता को अंग्रेजों की मानसिकता के समकक्ष लाने का प्रयास करेंगे और हिंदू धर्म की कमियों को जानेंगे और ईसाई धर्म को अच्छा मानेंगे और इसके साथ ही वह ईसाई धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। यद्यपि उसकी ये धारणा निराधार थी और भविष्य में पूर्ण रूप से साबित नहीं हुई, लेकिन भारतीयों की शिक्षा के संबंध में जो उसके ये बिंदु बताए गए थे, जिसका उसने प्रस्ताव किया, उसकी ये दूरदर्शिता के प्रमाण थे। इसीलिए चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ये याद रखिएगा कि चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। अब शिक्षा पद्धति में बीच बीच में तमाम इश्यूज आते रहे, जिसमें एक महत्वपूर्ण इशू है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, 1813 का आज्ञा पत्र। कंपनी ब्रिटिश शासक के अधिपत्य में थी। वहाँ का शासक जैसा चाहता था उसी प्रकार से कंपनियों को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए, अन्य गतिविधियाँ करने के लिए आज्ञा पत्र जारी करता था। कंपनी जब भारत में आई तब भारत में आने पर उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश महारानी से आज्ञा पत्र लिया और ये आज्ञा पत्र 20 सालों के लिए दिया गया था और प्रत्येक 20 वर्ष के बाद इसका रिन्यूअल यानी कि पुनरावर्तन किया जाता था। इसी क्रम में 1813 वह वर्ष था जब इस आज्ञा पत्र का रिन्यूअल किया जाना था। तब ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का जब 20 वर्ष के बाद रिन्यूअल किया जाना था, उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक नवीन तरीके से आज्ञा पत्र को बनाया गया और रखा गया। इसमें भारतीयों की जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था पर पैसा खर्च करने की बात भी कही गई थी, जिसका वहाँ के तमाम सदस्यों ने विरोध किया, लेकिन चार्ल्स ग्रांट, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, वह चार्ल्स ग्रांट भारतीयों की शिक्षा पद्धति के प्रणाली और भारतीयों को शिक्षा देने के प्रति बहुत ही पोलाइट था और उसका मानना था कि भारत में शिक्षा प्रदान करके ही हम भारतीयों को अपने अनुसार बना सकते हैं और वहाँ पर लंबे समय तक हम राज्य कर सकते हैं। 1813 के आज्ञा पत्र में शिक्षा प्रसार को कंपनी का उत्तरदायित्व माना गया और इस दायित्व को सर्वोच्च रखा गया। अब इस आज्ञा पत्र में बहुत सारी धाराएं थी, जिसमें कि 43वीं धारा में ये प्रावधान किया गया था कि कंपनी द्वारा कम से कम 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारत के विद्वान निवासियों के उत्साहवर्धन एवं साहित्य के पुनरुत्थान के लिए और ब्रिटिश भारत की सीमाओं के अंदर निवास करने वालों में विज्ञान संबंधी ज्ञान के प्रारंभ एवं प्रवर्धन के लिए पृथक से रखे जाएंगे और बीए किए जाएंगे। इस अधिनियम से भारतीयों की शिक्षा के प्रति कंपनी के उत्तरदायित्व को निश्चित किया गया। यानी कि ये बताया गया कि कंपनी चूंकि भारत से व्यापार कर रही है, तो भारत में इस प्रकार की शिक्षा पद्धति का विकास करना भी कंपनी का ही उत्तरदायित्व है। और इसीलिए जो बजट बनाया गया उसमें ये कहा गया कि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की राशि भारतीयों जो विद्वान हैं उनको भारतीय विद्वान और शिक्षा संबंधी जो साहित्य है उसको प्रदान करने के लिए प्रदान की जाएगी, उनको दी जाएगी। 1 लाख रुपए की धनराशि को खर्च करने के लिए शुरू में भी से ही विवाद पैदा हो गया, क्योंकि इस विवाद पैदा होने का जो कारण था वो ये था कि प्राच्य और पाश्चात्य वर्ग, यानी कि जो इसमें बात कही गई थी कि विद्वान और साहित्य 2 शब्द आए थे। यानी कि अगर हम विद्वान माने तो किसे माने, साहित्य माने तो किसे माने, यानी कि यूरोपीय देशों का साहित्य या भारतीय साहित्य। तो इस प्रकार के जब बिंदु आए सामने
तो एक विवाद पैदा हो गया जिसको कहा गया प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद, यानी कि ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल एजुकेशनल कंट्रोवर्सी। 1813 की आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को दिया गया और उसे उनकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि वहन करने का आदेश दिया गया, किंतु इसमें इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था कि यह धनराशि किसकी शिक्षा पर व्यय की जाए, प्राच्य शिक्षा पर या पाश्चात्य शिक्षा पर। फलतः इस प्रश्न को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। 1813 की आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में जो विवाद हुआ था वो मुख्यतः 3 बिंदुओं के कारण से हुआ था कि 1 लाख रुपए की धनराशि का किस प्रकार से व्यय कर दिया जाए। बजट में प्रावधान, कंपनी के बजट में प्रावधान तो किया गया, लेकिन ये किस प्रकार से व्यय की जाए इसके बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए। भारतीय विद्वान के अंतर्गत किन किन विद्वानों को रखा जाए और साहित्य शब्द का क्या आशय समझा जाए, यानी कि साहित्य से क्या मतलब है। शिक्षा जगत में इस विवाद को प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था में विवाद के साथ ही इन धनराशि का व्यय होता रहा, व्यय चलता रहा और इस व्यय चलते चलते 20 वर्ष हो गए और पुनः जो 1813 का आज्ञा पत्र था 1833 में पुनः रिन्यूअल के लिए आया और जब रिन्यूअल के लिए आया तब इस धनराशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया। सभी ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की सुविधा दे दी गई, यानी कि अब सभी ईसाई मिशनरीज जो किसी भी देश से हैं वो भारत में आ सकते हैं और अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। यह भी निर्धारित कर दिया गया कि कोई भी भारतीय तथा सम्राट का कोई भी स्वाभाविक प्रजाजन, देखिए अगर भारत में अंग्रेजों का शासन है तो जितने भी भारतीय हैं वो भी ब्रिटिश सम्राट के अधीन हैं और ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा मानी जाएगी। तो इस प्रकार से कोई भी भारतीय तथा सम्राट का कोई भी स्वाभाविक प्रजाजन अपने धर्म, जन्म, स्थान, वंश के आधार पर किसी भी पद या स्थान को प्राप्त करने से ना रोका जाए। इसके साथ ही गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक सदस्य बढ़ा दिया गया और जिसे जानते हैं हम कानून सदस्य, यानी कि ये कानून सदस्य की और पद सृजित कर दिया गया। अब इस आज्ञा पत्र का क्या प्रभाव पड़ा ये जानते हैं कि अब सभी देशों के ईसाई पादरी भारत आने लगे। शिक्षा अनुदान राशि के बढ़ जाने से जो शिक्षा के विकास करने की संभावना थी वो भी बढ़ गई, क्योंकि पहले 1 लाख रुपए की धनराशि थी, अब 10 लाख रुपए की धनराशि हो गई। सरकारी पदों पर नियुक्ति का आधार योग्यता करने से भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा बढ़ी, क्योंकि कोई भी भारतीय अथवा ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रजाजन को धर्म, जाति, वंश, इन सब किसी भी कोई भी कारक ऐसा हो जिसके आधार पर हम उसको क्या कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त करने से उसको वंचित नहीं कर सकते। इसीलिए जो नियुक्ति का आधार था वो ये सब चीज़ों से हट गया, योग्यता हो गई। तो जब योग्यता हुई तो भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा बढ़ी, जिससे देश में अंग्रेजी शिक्षा की मांग भी बढ़ी। सभी प्रांतों की शिक्षा नीति केंद्रीय सरकार, देखिए उस समय भारत में बंगाल से शासन ऑपरेट किया जाता था, तो इसीलिए जो केंद्रीय नीति, जो शिक्षा नीति थी, सभी प्रांतों की जो शिक्षा नीति थी वो केंद्रीय सरकार, जैसा कि उस समय बंगाल प्रांत में था तो बंगाल प्रांत से ऑपरेट होने लगी और पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानून सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। तो ये अभी आपने जाना कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय शिक्षा किस प्रकार से समय समय आगे बढ़ रही थी। लॉर्ड मैकाले के आने के साथ ही एक और नया विवाद उठ खड़ा हुआ, जिसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में आपसे बात करेंगे। आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।